प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप के अग्रिम भाग की, जिसमें कवि हमें यह बताने का प्रयास करता है कि जिस प्रकार से द्वीप का नदी के अभाव में या नदी के बिना महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का महत्व भी जीवन के बिना निराधार होता है। कवि कहता है कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य को द्वीप और जीवन को निरंतर बहने वाली नदी की धारा बता करके नवीन प्रेरणादायी संदेश इस पद्यांश के माध्यम से देता है। कवि कहता है कि किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सोयनी के, किंतु हम बहते नहीं है क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनी गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यहाँ पर कवि हमें यह बताने का प्रयास करता है और कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हमारा जन्म नदी की धारा के कारण ही हुआ है, इसलिए हम नदी की धारा नहीं है। अर्थात मनुष्य द्वीप है तथा जीवन धारा नदी है। संसार में जीवन धारा के कारण ही मानव का जन्म हुआ है। जीवन नदी की धारा की तरह सदा गतिशील है, उसके प्रभाव में मनुष्य ने स्थायी समर्पण किया है। कवि कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सोयनी के। संसार में जीवन धारा के कारण ही मानव का जन्म हुआ है। जीवन नदी की धारा की तरह सदा गतिशील है, उसके प्रभाव में मनुष्य ने स्थायी समर्पण किया है। मनुष्य स्थिर हैं और जीवन धारा सदैव अस्थायी एवं गतिशील है। हम इस धारा के ही द्वीप हैं। नदी बहती है परंतु हम नहीं बहते हैं, क्योंकि बहना रेत हो जाना है। कवि कहता है स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सोयनी के, किंतु हम बहते नहीं है क्योंकि बहना रेत होना है। कवि कहता है कि जीवन धारा सदैव अस्थायी एवं गतिशील है, हम इस धारा के ही द्वीप हैं। नदी बहती है परंतु हम नहीं बहते हैं, क्योंकि बहना रेत हो जाना है। अर्थात मनुष्य का व्यक्तित्व स्थिर रहने से ही निखरता है। यदि व्यक्तित्व स्थिर न रहेगा तो उसका जीवन धारा के साथ लोप हो जाएगा। अतएव यदि हम रेत बनकर जीवन धारा में बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रेत बनने पर तो तेज जल प्रवाह से हमारे पैर धारा के सम्मुख उखड़ जाएंगे, हम बहने लगेंगे, ढह जाएंगे और निरंतर धारा के साथ बहते रहेंगे। इससे हमारा संपूर्ण अस्तित्व रेत की तरह चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि कहता है कि इससे हमारा संपूर्ण अस्तित्व रेत की तरह चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। क्या संपूर्ण व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के नष्ट हो जाने पर हम फिर नदी की धारा बन सकते हैं? अर्थात हम नदी की धारा नहीं बन सकते, हम तो नदी की धारा के मध्य में स्थित द्वीप ही हैं। यदि हम जीवन धारा की मार सहन नहीं करेंगे तो रेत बनकर के नदी के पानी को ही कुछ गंदला करते रहेंगे तथा हम उस पानी को अनुपयोगी ही बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य रूपी द्वीप जीवन धारा के प्रवाह मार्ग में आते जाते रहते हैं। यदि मनुष्य जीवन धारा की मार सह नहीं सकेंगे तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा और जीवन धारा भी कलंकित हो जाएगी। जीवन धारा को नदी और मनुष्य को द्वीप का रूप देकर यह बतलाया गया है कि जीवन धारा से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है
वही हमें मानव संस्कारों से युक्त करती है। इसलिए द्वीप की तरह स्थिर रहने पर ही व्यक्तित्व निखरेगा। संपूर्ण कविता प्रतीकात्मक है। इस भाषा शैली एवं पद योजना भी प्रतीकात्मक है। व्यक्तिवादी विचारधारा का इस पद्यांश में कवि ने बखूबी प्रयोग किया है। कवि आगे कहता है कि द्वीप हैं हम, ये नहीं है साप, ये अपनी नियति है। द्वीप हैं हम, ये नहीं है साप, ये अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बेटे नदी के क्रोध में। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। यहाँ पर कवि ने नदी के द्वीप शीर्षक कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि द्वीप का निर्माण नदी की धारा से होता है। इस अंश में द्वीप अपनी उत्पत्ति आदि का परिचय दे रहा है। द्वीप कहता है कि हम नदी की धारा के द्वारा बनाए गए द्वीप हैं। द्वीप बनना हमारे लिए कोई शाप नहीं है, अपितु ये तो विधाता का सृष्टि नियम तथा हमारा भाग्य है। अर्थात नदी की धारा के द्वारा एक जगह से उखाड़कर पुनः बहाव मार्ग में दूसरी जगह द्वीप को आकार दिया जाता है। यही द्वीप की नियति है। इसलिए द्वीप कहता है कि हम नदी के पुत्र हैं, अर्थात नदी हमारी माता है और हम नदी की गोद में बैठे हुए हैं। अर्थात हम सदा ही नदी की धाराओं के मध्य रहते हैं, क्योंकि वह नदी ही हमें विशाल भूखंड से मिलाती है और विशाल भूखंड ही हमारा अपना पितर या जनक है। कहने का तात्पर्य है कि विशाल भूखंड को नदी की धारा काटती है और उससे ही द्वीप का निर्माण होता है। अतः भूखंड पिता तथा नदी उसकी माता है। कवि ने प्रतीक रूप में हमें यह बताया है कि जीवन धारा रूपी नदी से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन धारा व्यक्ति में नवीन संस्कारों को जन्म देती है। व्यक्ति अपने पूर्वजों अर्थात पिता आदि से पैतृक संपत्ति रूप में जो संस्कार ग्रहण करता है, उन्हें नवीन रूप में ढालने का काम जीवन धारा ही करती है। अतः व्यक्तित्व का निर्माण जीवन धारा की सतत गतिशीलता से ही संभव है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। यहाँ पर कवि ने भूखंड को पितर तथा नदी को माता बताया है, क्योंकि जो भूखंड और नदी हैं, इन दोनों के ही निर्माण से द्वीप का निर्माण होता है। इसलिए द्वीप को नदी का पुत्र, भूखंड का पुत्र बताया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहता है कि जो जीवन रूपी धारा है, उसी से ही मनुष्य का जीवन और अस्तित्व गतिशील बना रहता है। अन्यथा इनके अभाव में, जीवन धारा के अभाव में मनुष्य मात्र का जो पार्थिव देह है, पंच तत्व से निर्मित जो शरीर है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत।